नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के रिसर्च विंग के चेयरमैन आनंद माधव। आम लोगों की, समाज की, जनता की एक शिकायत है। शिकायत यह है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में क्यों नहीं आते। तो पढ़े लिखे लोग राजनीति में इसलिए नहीं आते क्योंकि जनता का उन्हें समर्थन नहीं मिलता। जनता को अगर बाहुबली पसंद आएंगे तो फिर पढ़े लिखे लोग राजनीति में आकर करेंगे भी क्या। तो बिहार की राजनीति में बाहुबलियों के बीच आनंद माधव जैसे बेहद पढ़े लिखे लोगों के लिए कितनी संभावना है, और आनंद माधव जैसे और लोग जो कतार के उस तरफ खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि राजनीति में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, उनके लिए तभी राह खुलेगी जब कुछ आनंद माधव जैसे लोग जो इस पार आ गए हैं और राजनीति में, जिसे कहा जाता है कि काजल की कोठरी है, पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, वहां आकर अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन्हें जनता का कितना सहयोग मिलता है। अगर जनता का सहयोग मिलेगा तभी दूसरे जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वे राजनीति में आएंगे। तो हम यह सारे सवाल फायर की तरह आनंद माधव से पूछते हैं। आनंद माधव जी, पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आते हैं, बाहुबलियों का बोलबाला होता है, इसकी वजह क्या है? देखिए, ऐसा है कि बहुत पहले मैं एक छोटी संगोष्ठी में बैठा हुआ था जिसमें धर्मवीर भारती भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति राजनीति करता है, कुछ राजनीति से बचने की राजनीति करता है और कुछ राजनीति में रहने की राजनीति करता है। मैं राजनीति में रहने की राजनीति मैंने शुरू की क्योंकि मुझे राजनीति से बचने की राजनीति नहीं करनी है। ये सवाल है। सवाल ये है कि समाज शिकायत कर रहा है, लेकिन इसी समाज को तय भी तो करना है। समाज ही तो चुनेगा ना अपना नेता। तो समाज अगर बाहुबलियों को चुनेगा, बुद्धिजीवियों को नहीं चुनेगा, पढ़े लिखे को नहीं चुनेगा, तो समाज शिकायत करने का हक कैसे है समाज को? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि अभी राजनीति सब लोग देख रहे हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से वो ये देख रहे हैं कि वो मसल पावर, मनी पावर, इसकी राजनीति हो गई। इसमें हमारे जैसे लोगों के लिए सरवाइव करना मुश्किल तो है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर जिजीविसा है, अगर आपके अंदर आग है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, ये लोगों को समझ में आता है। मैं पिछले कई महीनों से लगातार, बल्कि अब कई एक दो वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। वो हमारी ओर आशा भरी नज़रों से देखते हैं। उनको उनको अपने ऊपर एक विश्वास हमको जगाना पड़ेगा, जिससे कि नहीं, ये भी कर सकते हैं और ये हमारा विकल्प है, ये उनको बैठाना पड़ेगा मन में, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। हमारे पास जो सूचना है उसके मुताबिक आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार कांग्रेस के टिकट पर सुल्तानगंज विधानसभा सीट से। सुल्तानगंज में क्या हालात हैं? देखिए, लड़ने जा रहे हैं। निश्चित रूप से पार्टी अगर हमको आशीर्वाद देगी तो हम बिल्कुल लड़ेंगे वहाँ से। वहाँ की पूरी तैयारी कर रहे हैं। वहाँ की स्थिति जो है, सुल्तानगंज स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कि उसका कारण ये है, दो तीन चीज़ें हम जानते हैं। सुल्तानगंज अभी जो है उसको प्रसिद्ध है, किन कारणों से प्रसिद्ध? ये सावन का पवित्र महीना भी है, वहाँ लाखों की भीड़ है। लेकिन इसके बावजूद आपने पढ़ा भी होगा, देखा होगा कि उद्घाटन के ठीक दूसरे ही दिन दो कांवरिया वहाँ पे डूब के मर गए। तो व्यवस्था क्या सिर्फ उद्घाटन के लिए होता है? ये व्यवस्था पूरे मेला को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए होता है। ये बहुत आवश्यक है। तो कहीं न कहीं यहाँ त्रुटि है। दूसरी बात है, लोगों में कई चीज़ों की मांग है। अब जैसे वो नल जल योजना की अगर बात करते हैं, जो क्षेत्र के लिए जनता बताती है कि कहीं नल है तो वहाँ जल नहीं है, और जल है तो निकासी तो कहीं है ही नहीं, जो कि पानी सड़ रहा है मिट्टी में और वहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं। कहीं उसकी ज़रूरत ही नहीं है। एक और सबसे बड़ी गंभीर समस्या जो हमने देखी वहाँ पे, खास करके पूर्वी क्षेत्र में सुल्तानगंज में, वो ये है वहाँ की पटवन का समस्या, सिंचाई की समस्या। कई बार आके लोगों ने वहाँ पे ये कर लिया, कई बार आए लोगों वहाँ पे, इंजीनियर वगैरह आए, उन्होंने सर्वे सर्वेक्षण सब कुछ कर लिया, लेकिन चानन नदी पे अभी तक वो चेक डैम नहीं बना है। पता नहीं कब कौन सी योजना में बनेगा। इसका कारण है कि जो वहाँ के प्रतिनिधि अभी तक आए हैं, वो प्रतिनिधि उनके प्रति उदासीन है, इन सब समस्याओं के प्रति उदासीन है। लोगों ने देखा नहीं उनको कि कौन हमारे प्रतिनिधि हैं। वो जाते नहीं क्षेत्रों में, सिर्फ जातिगत राजनीति के कारण वहाँ पर आते हैं
और जीत के चले आते हैं, लेकिन शायद इस बार ऐसा नहीं होगा। नहीं तो महागठबंधन में जब यह सुल्तानगंज सीट कांग्रेस को मिलेगी तब तो कांग्रेस आपको प्रत्याशी बनाएगी। इसकी कितनी संभावना है कि कांग्रेस में जो सीटों का बंटवारा महागठबंधन में होगा उसमें कांग्रेस को सुल्तानगंज सीट मिलेगी? ये तो आला कमान तय करेगा, लेकिन चूंकि सुल्तान कांग्रेस के लिए एक मजबूत सीट है, पिछले बार भी हम लोग 11,000 वोट से मात्र हारे थे, तो इस बार हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि यह सीट कांग्रेस के खाते में रहेगी और इसके लिए हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो प्रयास भी कर रहे हैं। अगर पार्टी आपको वहां से बनाती है, उम्मीदवार प्रत्याशी बनाती है, तो आप कितने तैयार हैं वहां के लिए? आपको ये बता दें कि हम लोगों को कुछ टास्क दिया गया था। आज के दिन में हमने लगभग 20,000 महिलाओं को सीधे सीधे हमारा जो माई बहन मान योजना है उसके साथ जोड़ा है। एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये 20,000 महिलाएं नहीं जुड़ी हैं, 20,000 महिलाओं का दिल जुड़ा है, परिवार जुड़ा। 20,000 परिवार जुड़ा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावे कई बैठकें हुई है, लोगों से मिले हैं, उनसे बातचीत की है, ये तो इन सब का नतीजा आएगा ना। और हम आपको ये बताएं कि लोग वहाँ तो ये भी कह रहे हैं कि आनंद माधव अगर आता है तो आनंद माधव जीतेगा, पार्टी बंधन भी टूटेगा इस बार। पार्टी बंधन टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा इस बार। और इसका कारण है कि जो हमारा बैकग्राउंड है वो हम हमेशा लोगों से जुड़े रहे हुए हैं। अगर प्रतिनिधि नहीं है तब भी हमने लोगों का जितना संभव हो वो काम किया है और लोगों के बीच रहे हैं। कभी भी लोगों ने मुझे अपने से अलग नहीं समझा वहाँ पर। ये एक हमारे लिए बड़ी बात है, हमारे लिए खासियत है। वहाँ के पंचायत दर पंचायत हम घूम रहे हैं, लोगों से न सिर्फ मिल रहे हैं बल्कि उनके साथ अपने साथ जोड़ते भी जा रहे कि हैं। आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपने उच्च शिक्षा हासिल की है, आपने इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है, इतने अवार्ड मिले हैं आपको। अगर हम सिर्फ सुल्तानगंज की बात करें तो वहाँ शिक्षा का स्तर ऊपर उठे, इसके लिए आपको क्या लगता है कितना काम हुआ है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, अगर हम शिक्षा की बात करें खास करके सुल्तानगंज क्षेत्र में, तो उसको समग्रता में हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहले सुल्तानगंज में हमने ये देखा कि सरकारी स्कूलों में हमने 155 सरकारी स्कूलों में मैं स्वयं गया हूँ और उन बच्चों के बीच में हमने डिटॉल के सहयोग से बच्चों के बीच में साबुन बांटा है। वहाँ की स्थिति दयनीय है। 4-4 5-5 स्कूल कहीं एक जगह चल रहे हैं, कहीं शिक्षक हैं तो छात्र नहीं हैं, कहीं छात्र बैठे हुए हैं एक कक्षा में मतलब एक कमरे में 2-2 3-3 क्लासेस चल रहे हैं। खाने में जो वहाँ पे सामान दिया जा रहा था मिड डे मील में, उसका भी हमने दुर्दशा देखा और इसकी हमने शिकायत भी की जिलाधिकारी तक, इसकी शिकायत की, शायद कार्रवाई भी हुई होगी। तो जो सुल्तानगंज में शिक्षा में खास करके सरकारी शिक्षा में जो बहुत गिरावट है उसको हमको ठीक करने की आवश्यकता आपने है। क्या कुछ किया है अभी तक वहाँ अपने क्षेत्र के लिए? आप जनप्रतिनिधि नहीं हैं, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र से आपका जो लगाव लगाव है उसके तहत आपने क्या किया? देखिए, आपको ये हम बता दें कि उस क्षेत्र से लगाव के में सबसे बड़ा काम हमने जो किया है कि हम जैसे हमने स्कूल में हम गए तो न सिर्फ हमने बच्चों के बीच में साबुन बांटा बल्कि बच्चों को हमने स्वच्छता के बारे में भी बताया और बच्चों को कई चीज़ों के बारे में जागरूक किया? जागरूक किया। ये काम एक बड़ा काम हुआ। उसके बाद हमने लोगों के साथ एक और बड़ा काम किया है, वो ये काम किया है कि लोग मुंह देखते हैं, लोग मुंह देखते हैं, बिहारी भाषा में कैसे मुंह ताकते हैं कि कोई आएगा मेरे लिए करेगा, जबकि वो खुद संभव है, सब वो खुद इस बात को कम कर सकते हैं। तो हमने कहा है लोगों को कि आप, वो आ भी रहा है मेरे पास, कि आप हमको पब्लिक पिटिशंस दीजिए जो आपकी स्थानीय समस्या है, वो पानी चाहे जल जमाव की हो या जल निकासी की हो या शिक्षा की बात हो। स्कूल नहीं आते हैं, पीएचसी सीएससी में डॉक्टर नहीं आते हैं, ये नहीं क्या कहते हैं, नर्सेज नहीं है वहाँ पे। हमने कहा कि मैं इन सब चीज़ों को लेकर, मैं प्रतिनिधि हूँ नहीं हूँ इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं ऊपर के स्तर तक, पटना के स्तर तक जो अधिकारी हैं उनके बीच ले जाके बातों को रखूँगा और प्रयास करूँगा कि उसका समाधान निकले। ऐसा कहा जा रहा है, जो राजनीतिक सियासी गलियारों में जो खबर है कि महागठबंधन में वीआईपी पार्टी भी इस जो सुल्तानगंज विधानसभा है इस पर दावा ठोक रही है और हमें तो सूचना है वो की बोली भी लग रही है इस सीट के लिए, टिकट पाने के लिए। देखिए, ऐसा है ना कि बरसाती मेढक की चर्चा आपने सुनी होगी। तो ये चुनाव के समय ये बहुत अफवाहें इस तरह की आती है, उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। जनता जवाब देगी और महागठबंधन के सब लोग मिल के साथ ही तय करेंगे और हमको पूरी उम्मीद है कि ये सीट्स कांग्रेस को ही आएगी। नहीं,
कांग्रेस को अगर ये सीट आती है तो इसकी कितनी उम्मीद है कि आनंद माधव प्रत्याशी होंगे, क्योंकि वहां तो आपकी पार्टी के और भी दावेदार हैं। हमको लगता है कि पार्टी कई ढंग से इन चीज़ों को देख रही है कि कौन आप सक्षम लंबे है। समय तक मैनिफेस्टो से जुड़े रहे हैं, पिछले चुनाव में भी आपने मैनिफेस्टो को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। लगता है कि वो सारा जो आपने मजदूरी की है लंबे समय तक, आपका मैं देख रहा था कि आप छात्र दिनों से एनएसयूआई से जुड़े रहे हैं, तो वो जो मजदूरी लंबे समय की है उसकी जो की है आपने, उसका फल मिलेगा, इनाम मिलेगा। बिल्कुल मुआवजा मिलेगा। और हर व्यक्ति का एक दिन आता है, तो मेरा भी दिन आएगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरी एक ही इच्छा है दीपक जी, आपको बता दें, वो ये इच्छा है कि सुल्तानगंज को हम देश के मानचित्र पे लाएंगे। अगर मुझे वहाँ से टिकट मिलता है, जीतना तो हमको लगता है कि हमारी जनता चाहती है कि मैं आऊँ वहाँ पे, तो सुल्तानगंज को हम देश के मानचित्र पे लाएंगे और पर्यटन के रूप में जो होना चाहिए उसका स्थान, उसको हम उचित स्थान दिलाएंगे। तो देखिए, हम बात कर रहे थे आनंद माधव से। आनंद माधव कई मल्टीनेशनल कंपनीज में बड़े पदों पर रह चुके हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो हमने सवाल यहीं से शुरू किया कि पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग, इंटेलेक्चुअल लोग राजनीति में आए, यह जिम्मेवारी समाज की भी है, क्योंकि समाज कंप्लेन करता है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आते हैं, बाहुबलियों का दबदबा है। तो अगर जो पढ़े लिखे लोग, जो बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल राजनीति में आएंगे, उन्हें अगर जनता चुनकर जनप्रतिनिधि बनाएगी, तो उस तरफ नदी के उस किनारे पर जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग खड़े हैं और आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि जो गए हैं उनका क्या हश्र होता है, उसके बाद हम तय करेंगे कि आना है कि नहीं। तो राजनीति में अच्छे लोग आएंगे और फिर एक बेहतर बिहार बनाने का जो सपना है वो पूरा हो सकेगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया। हम आपको बिहार सरकार की उन योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की उन महत्वपूर्ण पेंशन योजनाओं की जो सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय द्वारा संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करना है। पहली योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवावस्था पेंशन योजना, जिसके तहत बीपीएल परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को जून माह से 1100 प्रति माह की राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 35,59,000 से अधिक है। दूसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जिसमें 40 से 79 वर्ष की बीपीएल परिवार की विधवाओं को 1100 प्रति माह की पेंशन दी जाती है और लाभार्थियों की संख्या 6,32,000 से अधिक। तीसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, जिसमें उन बीपीएल परिवार के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों को मिलेगी जिनकी दिव्यांगता 80% या उससे अधिक है। जून माह से 1100 प्रति माह मिल रहे हैं। लाभार्थियों की संख्या है 1,10,000 से भी ज्यादा। चौथी योजना है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है या उनकी वार्षिक आय 60,000 से कम है, और ये उन्हीं विधवाओं के लिए है जो केंद्र की योजनाओं से लाभ नहीं उठा रही हैं। लाभार्थियों की संख्या 8,64,000 से भी ज्यादा है। पांचवी योजना बिहार निःशक्तता पेंशन योजना, जिसमें किसी भी आयु वर्ग के 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 1100 प्रति माह की पेंशन मिलती है। और अंत में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जिसके तहत 60 वर्ष से ऊपर के उन बुजुर्गों को 1100 की मासिक सहायता दी जाती है। आवेदन के लिए आरटीपीएस काउंटर या SSP MIS पोर्टल का उपयोग करें।